let your mouth. स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में TCT द कॉमर्स टॉक में। मैंने आज तक जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया है, आज मैं उन सब का पहले रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद मैं इसके आगे आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पहला लेते हैं। क्लासीफाई वेदर फॉलोइंग आर रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। आपको यहाँ ये क्लासिफाई करना है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और अपने अनुसार इसका पहले आंसर लिख लीजिए। जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आंसर, उससे मैच कराइए कि आप कितने आंसर दे पा रहे हैं। ओके, पहला है सेल ऑफ गुड्स। हम लोग जब सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो गुड्स जब सेल करते हैं दो बेसिस पे कर सकते हैं, पहला कैश बेसिस, दूसरा क्रेडिट बेसिस में। तो सेल ऑफ गुड्स क्या हो गया? सेल गुड्स का जब सेल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रेवेन्यू आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ये। रेंट पेड, हम लोग जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसका यदि हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो वो रेंट पेड हम लोग का क्या कहलाएगा? और रेंट हम लोग बार बार पे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक बार रेंट पे कर दिए और 12 महीना पूरा एकदम उसमें बिजनेस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेंट पेड क्या हो जाएगा? तो रेवेन्यू क्या है? रेंट हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है ये। अब सैलरी पेड। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे बिजनेस जब करते हैं तो अकेले तो बिजनेस हम लोग करते नहीं हैं। हम लोगों को बिजनेस में 2-4 एम्प्लॉय रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग काम कर पाते हैं। तो जब हम एम्प्लॉय को रखे हैं तो उसको हम लोग को पे करना होगा पैसा। तो वो जो सैलरी पे करते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो एक्सपेंडिचर हो गया। कैसा एक्सपेंडिचर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया वो। परचेज ऑफ गुड्स। अब हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करके लेके आते हैं तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरह का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि गुड्स तो फ्री में मिलेगा नहीं, हम लोग को पैसा लगाना होगा, उसमें पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? और गुड्स तो हम लोग बार बार खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार परचेज करके लेके आते हैं तो हम लोगों को गुड्स बार बार खरीदना होता है। एक बार परचेज किए, फिर सेल हो गया, फिर हम लोग को परचेज करके करना पड़ता है। तो वो क्या हो गया? एक रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। परचेज ऑफ मशीन। अब हमें हमारे बिजनेस में एक मशीन की नीड है, तो हम लोग परचेज करेंगे मशीन। तो वो कैसा परचेज होगा हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए? क्योंकि मशीन क्या है? असेट है। तो असेट का हम लोग प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। फ्यूचर ये कैसा एक्सपेंडिचर हो गया? असेट तो है लेकिन पैसा तो हम लोग पे कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन ये कैसा खर्चा है? तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा हमारे बिजनेस से यदि जा रहा है तो वो तो बिजनेस के लिए खर्चा ही है, लेकिन अब उसको हम लोगों को क्लासिफाई करना है कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। उसको हम लोग को क्लासिफाई करना होगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब हम बिजनेस के लिए अगर बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग का उपयोग हम लोग साल दर साल हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग का। तो ये भी हमारा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हम लोग अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट आ रहा है, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे
परचेज का, जब हम लोगों ने परचेज का डिस्कस किया तो उसमें बताया था मैंने कि परचेज या तो कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि वो पैसा हम लोगों ने पे किया है या नहीं किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर दिया क्रेडिट में, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ये। सेल ऑफ मशीन। अब देखिए यहाँ पे कि कुछ हमारे पास ऐसे मशीन होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो मशीन अभी के डेट में यूजफुल नहीं है, तो उस मशीन को हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो अगर हम मशीन को सेल करते हैं तो मशीन क्या है, एक असेट है, यानी फिक्स असेट है। तो इसका जब सेल करेंगे तो एक कौन से नेचर का हो जाएगा, ये कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल रिसीप्ट आएगा मेरे पास, क्योंकि मशीन का अमाउंट जो होता है वो बिग होता है। सेल ऑफ बिल्डिंग। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग, बिजनेस का कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को हमें सेल करना है, तो जब बिल्डिंग को सेल करेंगे तो एक बिग अमाउंट हमें मिलेगा, तो वो कैपिटल हो जाएगा, वो भी कैपिटल रिसीप्ट। अब आप लोग मैच कीजिए कि आप लोग कितना सही बना पाए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में पहले लिख लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व कीजिए, फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फिर उससे आप मैच कीजिएगा। ओके, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे बिजनेस बैंक से जा करके लोन ले रही है, तो हमें ये बताइए कि क्या लोन हम लोग 10 रुपया या 20 रुपया या 100 रुपया लेते हैं, हम लोग 30 रुपये या 100 रुपया ऐसे करके लोन नहीं लेते हैं। और लोन हम लोग बार बार नहीं लेते हैं, हम लोग एक ही बार में लोन लेते हैं, और एक बहुत बिग अमाउंट होता है, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके जैसा बिजनेस का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम लोग लोन लेते हैं। तो अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो उस लोन का जो पैसा है उसको हम लोग यूज करेंगे लंबे समय तक, इसलिए वो क्या हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया, यानी कैपिटल रिसीप्ट हो गई। सेल ऑफ स्क्रैप। अब देखिए कि हम लोग के बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट वगैरह कुछ होते हैं, पेपर वगैरह होते हैं जिसका हम लोग यूज नहीं होता, स्क्रैप हो जाते हैं, तो उसको हम लोग सेल कर देते हैं। उससे हमारा जो रेवेन्यू आता है उसे सेल ऑफ स्क्रैप बोलते हैं। तो रेवेन्यू नेचर का हो गया, रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, क्योंकि महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ऐसे करके हम लोग जो भी स्क्रैप होता है उसको हम लोग सेल करते हैं। कमीशन रिसीप्ट। अब हम लोगों को कमीशन के रूप में हम लोग किसी को कुछ सर्विस दिए थे, उसके बदले में बिजनेस को कमीशन मिला, तो कमीशन एक रिसीप्ट आया, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर के तहत हम लोग कोई भी सर्विस देते हैं तो हम लोग को एक फ़ी मिलता है, तो वो फ़ी हर महीना होता है या फिर 6 महीना ऐसे, यानी वो रेवेन्यू नेचर का होता है, वो हमारे बिजनेस में बार बार होता है, इसलिए उसे रेवेन्यू रिसीप्ट बोलेंगे हम लोग। आई होप आप लोग जिसमें भी मैं अभी क्वेश्चन बताऊँ उसका सही से आप लोगों ने क्लासीफाई किए होंगे। हमारा पिछले वीडियो में 15 पॉइंट तक हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी हम लोग 16 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा 16 पॉइंट है डिस्काउंट, जो कि बाजार का सबसे बड़ा एक भ्रम है, ये डिस्काउंट जिसको भ्रम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बाजार में हम लोग आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हर एक प्रोडक्ट में ये डिस्काउंट वर्ड जरूर ऐड रहता है। मतलब कि कोई भी आजकल के प्रोडक्ट में क्या, जितना प्रोडक्ट का MRP दिया हुआ है उस MRP को इतना बढ़ा के ही लिखा हुआ रहता है हर एक प्रोडक्ट में, कि उसमें डिस्काउंट देने के बाद भी जो भी वो सेलर है उसको मुनाफा बहुत होता है। तो इसीलिए हम लोग डिस्काउंट को एक भ्रम भी बोलते हैं, ठीक है।
when customer are allowed concession rebate, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कंसेशन रिबेट। अगर कस्टमर को किसी गुड्स में कंसेशन और रिबेट दिया जाता है उसके प्राइस में, गुड्स और सर्विस, फ्रॉम अमाउंट पेबल, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। यदि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बाजार में लेने जाते हैं और हमें उस प्रोडक्ट पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है या रिबेट मिल रहा है या कंसेशन मिल रहा है, जो भी कंसेशन और रिबेट मिल रहा है वो हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। तो डिस्काउंट 2 तरीके से दिया जाता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग एक शर्ट के, ये एक शर्ट है और एक शोरूम में गए हैं इस शर्ट को परचेज करने के लिए। मान लीजिए ये रेमंड का शर्ट है, ये रेमंड का ये शर्ट है। इस शर्ट की कीमत MRP के रूप में 2000 रुपया वहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग जो भी शर्ट परचेज करने जाते हैं उसमें एक टैग लगा हुआ रहता है, उसमें MRP लिखा हुआ रहता है। तो ये इस शर्ट की MRP 2000 रुपये है, लेकिन उसी जगह वहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट 800 रुपीज़ का रिबेट दिया जाता है, यानी 800 रुपये का आप लोग को उसमें रिबेट दिया जा रहा है। यानी 800 रुपया रिबेट देने के बाद इस शर्ट की कीमत 1200 रुपया हो गया। यानी अगर 1200 रुपया में हम उस शर्ट को परचेज करते हैं तो वो सेलर के लिए नेट सेल प्राइस हो गया। हम लोगों को वो शर्ट 1200 रुपया में मिल रही, 2000 की शर्ट हम लोग को 1200 मिल रही है। तो हम लोग को डिस्काउंट कितना मिला, 800 रुपया डिस्काउंट मिला। तो जो MRP पे डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बोलते हैं। MRP में, यानी MRP को ग्रोस सेल प्राइस भी बोलते हैं, ग्रोस सेल प्राइस। जो भी ग्रोस सेल प्राइस में हमें डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद नेट सेल प्राइस आता है। तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट किसे को बोलेंगे हम लोग, तो जब ये 1200 रुपया का शर्ट हम लोगों ने परचेज करके ले आया, अब जो वो सेलर है वो बोलता है कि यदि आप ये जो 1200 रुपया है इसे आप अगर 1 सप्ते में हमें पे कर देंगे तो आपको हम इसमें से 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। यानी इस शर्ट की कीमत 1200 रुपया थी, उसमें 100 रुपया कैश डिस्काउंट देने के बाद इस शर्ट की को आप 1100 रुपया में अपने घर ला सकते हैं, ले आइएगा। कैश डिस्काउंट 100 रुपया देने के बाद ये 1100 रुपया में आपको ये शर्ट का कीमत पड़ा, लेकिन उसका सेल प्राइस 1200 रुपया ही होगा, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट हम लोग के अकाउंटिंग में एंट्री होता है, हम लोग को इसका रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, नहीं रिकॉर्ड होता है। तो इसे हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। मतलब जब हम पे करने गए हैं, फाइनली जब हम नेट सेल प्राइस को पे करने जा रहे हैं, अगर सेलर को ऐसा लगता है तो वो आपको कैश डिस्काउंट भी दे सकता है। तो एक तरह से आपके लिए ये फायदा है। ट्रेड डिस्काउंट, पहला पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज कंसेशन रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल। ये ट्रेड डिस्काउंट या तो आपको अमाउंट पे दिया जाएगा और नहीं तो आपको क्वांटिटी के रूप में दिया जाएगा। इट इज कंसेशन रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल। या तो आपको वैल्यू ऑफ सेल पे दिया जाएगा या फिर आपको क्वांटिटी पे भी सेलर आपको दे सकता है ये ट्रेड डिस्काउंट। सेल आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट एट नेट सेल प्राइस। सेल जो है वो नेट सेल प्राइस पे आप लोग को रिकॉर्ड करना है। दैट इज ग्रोस सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जो हमारा ग्रोस सेल प्राइस है, जैसे कि शर्ट 2000 की शर्ट है और ट्रेड डिस्काउंट
उसमें 800 रुपया का है, तो हमारा नेट सेल प्राइस क्या हो गया? 1200 रुपया। सिमिलरली परचेज आर रिकॉर्डेड एट नेट परचेज प्राइस, दैट इज ग्रोस परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। उसी प्रकार हम लोगों को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड भी करना है परचेज के रूप में, नेट परचेज प्राइस के रूप में करना है। और नेट परचेज प्राइस कैसे आएगा? ग्रोस परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वो हमारा नेट परचेज प्राइस हो जाएगा। जिस प्रकार सेलर के लिए नेट सेल प्राइस है, उसी प्रकार हम लोग के लिए वो नेट परचेज प्राइस है। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल। और इसी के साथ जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में एंट्री नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होगा। अब बी पॉइंट है कैश डिस्काउंट। इट इज कंसेशन रिबेट अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग फाइनली पेमेंट और अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट उस समय दिया जाता है जब कोई बायर है उस गुड्स का जब फाइनली पेमेंट करने आएगा, या फिर जब हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं तो एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप 2 मंथ या 3 मंथ में आपको पे करना है। तो अर्ली बेसिस पे अगर वो पेमेंट करने जाता है सेलर के पास बायर, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स। बैड मतलब होता है खराब, डेट्स मतलब होता है कर्ज। ओके, मतलब जो खराब कर्ज है, मतलब जिससे भी हमने कर्ज दिया था, उधार दिया था, वो डूब गया, खराब हो गया वो। तो हम लोग सेल करते हैं तो 2 बेसिस पे सेल करते हैं, एक कैश बेसिस, एक क्रेडिट बेसिस में। कैश बेसिस में तो पैसा तुरंत रिसीव हो गया। ABCD मतलब हम क्रेडिट में सेल किए हैं ABCD, मतलब 5 कस्टमर को हम लोगों ने सेल किया है। एक को 10,000 का सेल किया, B को 12,000, C को 15,000, D को 20,000 और E को 5,000 का सेल किए हैं। ABCD जो कस्टमर है, इन लोगों से हमें सारा पैसा मिल गया। ये हम लोगों को सारा पैसा मिल गया, मतलब जो हम लोगों ने गुड्स इन लोगों को क्रेडिट पे बेचे थे वो सारा पैसा रिसीव होगा। लेकिन ये ई नाम का जो कस्टमर है, उससे वो पैसा नहीं मिल पाया। और पैसा वो नहीं मिलने का बहुत सारे कारण हो गए, जैसे कि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, वो व्यक्ति कहीं भाग गया, पहले जहाँ रहता था वहाँ से, वो व्यक्ति कहीं और चला गया, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा वो पैसा डूब गया। जो हम लोग क्रेडिट बेसिस पे इसको सेल किए थे क्रेडिट पे, वो पैसा हम लोगों का डूब गया, रिकवर नहीं हो पाया। तो ये इस अमाउंट को हम लोग बैड डेट्स बोलेंगे, मतलब वो हमारा कर्ज खराब हो गया। तो देखते हैं, बैड डेट्स इज द अमाउंट विच बिकम रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। इट मे बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ डेटर। इट इज अ लॉस टू बिजनेस। हम लोग क्रेडिट बेसिस पे जो हम लोग सेल किए हैं, जो हमारा डेटर है, जिस डेटर से हम लोग पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो रिकवरेबल हो गया, तो उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं कि वो जो हमारा डेटर है उसका डेथ हो गया, या इंसॉल्वेंसी हो गया। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया होना, दिवालिया हो गया, मतलब उसमें पे करने की क्षमता नहीं है, तो हमारा वो बैड डेट्स हो जाएगा। तो यह हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। ये एक लॉस है हम लोग का बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन किससे बोलेंगे हम लोग के अकाउंटिंग भाषा में? इट इज अ पर्सन हु इज नॉट इन पोजिशन टू पे हिज डेप्ट। मतलब उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपने डेप्ट को पे नहीं कर सकता है, उसे हम इंसॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। वो अपने डेप्ट को पे करने में असमर्थ है, उसके पास पैसे की कमी हो गई है।
अब नेक्स्ट पॉइंट, सोल्वेंट पर्सन। अब इसका जस्ट अपोजिट सॉल्वेंट पर्सन होता है। इट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट। इंस्टॉलमेंट के जस्ट अपोजिट जो जिस व्यक्ति को पे करने, अपने डेप्ट पे करने की क्षमता होती है, उसे सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। पॉइंट 20, प्रोप्राइटर ओनर। द पर्सन हु कमेंस business and bears all risk associated with business is called proprietor owner। उस व्यक्ति को कहते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट किया है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क है, बिजनेस को रन करने में जो भी रिस्क है, वो सारा रिस्क प्रोप्राइटर को फेस करना पड़ता है। प्रोप्राइटर को ओनर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटिटी। इंटिटी किसे बोलते हैं? इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज रिलायंस टाटा। से बोलेंगे जिसके पास ये अधिकार है कि वह इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने नाम से रन कर सकता है किसी देश में, उसे हम इंटिटी बोलेंगे। जैसे रिलायंस टाटा, बजाज फाइनेंस, हीरो कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब बड़े बड़े इंटिटी है जो अपने नाम से इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, इसे हम इंटिटी कहते हैं। इट मे बी सेल्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ईटीसी। ये प्रोप्राइटरशिप के रूप में हो सकता है, ये पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो सकता है, या कंपनी के रूप में हो सकता है, वो सारे इंटिटी कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन, ह्रास यानी कमी। मतलब कोई भी मशीन है या बाइक है या फिर कोई किसी तरीके का कोई भी व्हीकल है या मशीन है, उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो समय के अनुसार उस मशीन की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू में वो कमी आ जाती है, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब उसका मशीन का चलना, उससे प्रोडक्शन होना, व्हीकल का चलना, उसके मशीन का जो भी पार्ट है, जो भी व्हीकल का पार्ट है, वो घिसता है, उसके वजह से उसके वैल्यू में कमी आती है, तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। Depreciation is fall in value of fixed asset because of uses or with affluence of time। Depreciation या तो उसके यूज करने से या टाइम के बीतने से उसमें डेप्रिसिएशन आने लगता है, मतलब उसके वैल्यू में कमी आने लगती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, एक मशीन है ये जिसका 5 लाख रुपए ये दाम है, इसका एस्टिमेटेड एज है, मतलब ये मशीन हमें 10 साल तक ले बेनिफिट देगी, 10 साल तक ले हम लोग इस मशीन से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका एज हो गया 10 इयर्स। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर ईयर के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर यानी 5 लाख का मशीन है, 10 साल इसका एज है, एस्टिमेटेड एज, तो पर ईयर हो गया हमारा 0 कैंसिल हो गया, तो 50,000 मीन्स इसका मतलब हुआ कि इस मशीन का 10 साल एज है, यानी 50,000 रुपये करके प्रत्येक साल इसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लोगों ने आज जो भी पॉइंट को डिस्कस किया है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं और आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, और ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम इसे मोटिवेट होते रहें और इस तरीके का वीडियो आपके लिए हम अपलोड करते रहें। ओके, थैंक यू।